का आकर्षण तो दुनिया के कई देशों को सदियों से रहा है। अनेक विदेशी आए और गए, कुछ अपने साथ सोना लेकर तो कुछ चांदी लेकर। लेकिन वो बौद्ध काल का ही दौर था जब विदेशी यहाँ पर आते थे और अपने साथ किताबें करते थे। स्वयं xuanzang भी 650 से अधिक बौद्ध साहित्य की किताबें चीन में अपने साथ लेकर गए। भारत में 100 से अधिक बौद्ध भिक्षु चीन से आकर गए, तो सोचिए सभी लोगों ने कितनी सारी किताबें यहाँ से लेकर गए होंगे, क्योंकि प्राचीन भारत बौद्ध साहित्य का खजाना था। बौद्धकालीन भारत में हमें यात्राओं का स्पष्ट स्वरूप देखने को मिलता है। बुद्धकालीन इतिहास से ज्ञात होता है कि उन दिनों ये यात्राएं वास्तव में ये धम्म यात्राएं बुद्ध के दर्शन और उनकी कल्याणकारी देशनाएं सुनने के उद्देश्य से की जाती थी। लोक कल्याण ही इन यात्राओं का उद्देश्य होता था। सम्राट अशोक के समय में तो धम्म यात्राओं के इतिहास में एक अनूठा अध्याय ही जुड़ गया। भारत की ओर से आने वाले आध्यात्मिक हवा के सुगंध से प्रभावित होकर तत्कालीन बौद्ध भारत के धम्म दर्शन और संस्कृति का अध्ययन करने के लिए हिमालय पर्वत को लांघने की जोखिम उठाकर कई धम्म यात्री भारत पहुंचते थे। xuanzang और फाहियान को मिलाकर करीबन 100 से अधिक चीनी यात्री भारत में धम्म यात्रा के लिए आकर गए हैं। इन सभी की धम्म यात्रा के दौरान महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक के पराक्रम के प्रमाण भग्नावस्था में सही पर भारी मात्रा में मौजूद थे। भारत में अंग्रेजी शासन बौद्ध धम्म के पुनरुत्थान और पुनर्जागरण का सबसे बड़ा माध्यम सिद्ध हुआ। अंग्रेज लोग बौद्ध धम्म के प्रति कोई विशेष लगाव नहीं रखते थे, मगर दुनिया भर के विलुप्त संस्कृतियों और साहित्य को ढूंढकर दुनिया के सामने लाने के काम को ही वो अपना पवित्र दायित्व मानते थे। इसी दायित्व के कारण उन्होंने सभी संस्कृतियों को, उनके विलुप्त धर्मस्थलों और इतिहास व साहित्य को जग जाहिर करना आरंभ कर दिया। इस अभियान के कारण ही प्राचीन बौद्ध विरासत दुनिया के सामने प्रकट हुई और आसिया की सर्वाधिक प्राचीन लिपि धम्म लिपि को पढ़ने में सर जेम्स प्रिंसेप ने सफलता प्राप्त की। सर जेम्स प्रिंसेप द्वारा धम्म लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त करते ही जैसे भारत के वास्तविक और सच्चे इतिहास के स्रोत फूट पड़े। भारत की प्राचीन और विलुप्त हो चुकी बौद्ध सभ्यता को दुनिया के सामने लाने का श्रेय अलेक्जेंडर कैनिंघम को भी जाता है। जब सन 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई तो उसके प्रथम डायरेक्टर अलेक्जेंडर कैनिंघम बने। सर अलेक्जेंडर कैनिंघम ने भारत के विभिन्न भागों में पुरातात्विक खुदाई की और उन सारी जगहों से बुद्ध प्रकट हुए। कैनिंघम जहाँ पर भी खुदाई करते वहाँ से बुद्ध ही प्रकट होते और इसका जवाब भी उन्होंने अपने जर्नल में दिया है। सर अलेक्जेंडर कैनिंघम अपने जर्नल द एंशिएंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में लिखते हैं, ये मेरे जीवन का वो दौर था जब हर रात सोने से पहले मैं एक प्राचीन चाइनीज किताब पढ़ता था। ये किताब तंग राजवंश के बारे में थी और इस किताब का नाम था द जर्नी टू द वेस्ट। इस किताब को चाइनीज बौद्ध भिक्षु xuanzang ने लिखा था। इस किताब में xuanzang ने प्राचीन भारत की ढेर सारी जानकारी दी है, जैसे प्राचीन मूर्तियां, बौद्ध मठ, भारत के प्राचीन राज्य, राजधानियां, राज्य एवं शहरों का क्षेत्र, शहरों में मौजूद बौद्ध तीर्थ क्षेत्र तथा इन तमाम जगह की दिशा और अंतर। इस तरह संपूर्ण बोधि वृक्ष का वर्णन किया है। बोधि वृक्ष यानी राजकुमार सिद्धार्थ के जन्म से लेकर उनके बुद्ध बनकर महापरिनिर्वाण तक की संपूर्ण बौद्ध संस्कृति का विवरण संपूर्ण भारत में फल फूल रहा था, इसकी गवाही। हमने प्राचीन महाबोधि मंदिर और नालंदा के भग्नावशेष ढूंढ निकाले। इस खुदाई में हमने xuanzang द्वारा वर्णन किए जगह और दिशा का अनुकरण किया। वो वाकई रोमांचक दौर था जब भारतीय पुरातात्विक खुदाई में xuanzang का वर्णन और हमारी खोज मैच परफेक्टली। xuanzang का भारत आगमन 629 ईसा में हुआ था। वे यहाँ 16 वर्षों तक यानी सन 629 से लेकर 645 ईसा तक बौद्ध स्थलों का भ्रमण और सद्धम के अध्ययन करने में ही लगे रहे। xuanzang को भारत पहुँचने में लगभग 1 साल लग गया। गांधार के मशहूर बामियान गुफाओं से होकर वे कश्मीर पहुँचे, कश्मीर से जालंधर, फिर कुलूट तथा मथुरा होते हुए थानेश्वर पहुँचे, थानेश्वर से कन्नौज में प्रवेश किया, कन्नौज से प्राचीन साकेत यानी आज का अयोध्या, प्रयाग, कौशाम्बी, कपिलवस्तु, कुशीनगर, वाराणसी, वैशाली, पाटलिपुत्र आदि स्थानों का भी भ्रमण किया। पाटलिपुत्र से चलकर बोध गया, फिर नालंदा, इसके बाद वे बंगाल, उड़ीसा, धान्यकटक होते हुए पल्लव की राजधानी कांची गए। इस भ्रमण के दौरान xuanzang ने पाटलिपुत्र में प्रसिद्ध विहारों एवं स्तूपों के दर्शन किए, बोध गया में बोधि वृक्ष की पूजा की तथा नालंदा में कोई 1.5 वर्षों तक निवास कर बौद्ध साहित्य का अध्ययन किया। xuanzang कन्नौज से ही अपने देश रवाना हुए। xuanzang भारत से बौद्ध धम्म के 650 से अधिक ग्रंथ चीन लेकर गए।
चीन पहुंचकर उन्होंने अपना बाकी का जीवन इन ग्रंथों के अनुवाद और अपने यात्रा वृत्तांत को लिपिबद्ध करने में बिताया। उदाहरण के तौर पर xuanzang द्वारा लिखे यात्रा वर्णन को भी हम देख लेते हैं। xuanzang प्राचीन नगर तक्षशिला के बारे में लिखते हैं। यहाँ पर नोट कीजिए, तक्षशिला ये तक्षशिला का प्राचीन नाम है। तक्षशिला का राज्य लगभग 2000 ली विस्तृत है और राजधानी का क्षेत्रफल 10 ली है। यहाँ पर वर्णन किया हुआ ली, जो कि दूरी नापने का एक चीनी पैमाना है, 5 ली 1 मील के बराबर होता है। राज्य के मनुष्य साहसी है तथा त्रिरत्न को मानने वाले यानी बुद्ध, धम्म और संघ को मानने वाले हैं। राज्य में बहुत सारे संघाराम है, परंतु सब के सब उजड़े और टूटे फूटे हैं, जिनमें भिक्षुओं की संख्या भी नाम मात्र है। ये लोग महायान संप्रदाय के अनुयायी हैं। उस दौर में संघ के आराम करने की जगह को यानी विहार को संघाराम कहा जाता था। राजधानी के पश्चिमी उत्तर लगभग 70 ली की दूरी पर नागराज इला पत्र का तालाब है। इस तालाब का घेरा 100 कदम से अधिक नहीं है। पानी मीठा और उत्तम है। इस तालाब में अनेक प्रकार के कमल फूल है। तालाब के दक्षिण पूर्व में 30 ली जाने पर हम 2 पहाड़ों के मध्यवर्ती रास्ते में पहुंचे, जहां पर एक स्तूप सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया है। यह लगभग 100 फीट ऊंचा है। तो चलिए अब देखते हैं महाराष्ट्र के बारे में xuanzang ने क्या लिखा है। xuanzang ने महाराष्ट्र को मोलज कहा है। इस राज्य का क्षेत्रफल 5000 ली है। राजधानी के पश्चिम में एक बड़ी भारी नदी बहती है और लगभग 30 ली के घेरे में है। यहाँ की भूमि उत्तम फसल उत्पन्न करने वाली है। यहाँ के लोग ऊंचे, शरीर सदृढ़ तथा स्वभाव वीरतापूर्ण है। अपने उपकार के प्रति जिस प्रकार ये लोग कृतज्ञता प्रकट करना जानते हैं, उसी प्रकार शत्रु को पीड़ित करना भी खूब जानते हैं। अपने अपमान का बदला लेने में ये लोग जीवन की परवाह तक नहीं करते। जिस समय इनको किसी से बदला लेना होता है, उस समय ये लोग पहले अपने शत्रु को सूचना दे देते हैं और जब शत्रु लोग अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो जाते हैं, तब उन पर ये हमला करते हैं। लड़ाई में यदि एक पक्ष पराजित होकर भाग खड़ा होता है, तो ये लोग पीछा कर उसे मारते हैं, परंतु उस व्यक्ति को नहीं मारते जो भूमि में पड़ा होता है या हार मानकर शरण में आ जाता है। कई 100 योद्धा देश में ऐसे हैं जो हर समय लड़ने भिड़ने में लगे रहते हैं। इन बातों से पता चलता है कि यहाँ के लोग कैसे वीर हैं। ये लोग विद्या प्रेमी हैं और विरोधी तथा बौद्ध दोनों के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। देश भर में कोई 100 संघाराम और लगभग 5000 भिक्षु है जो हीनयान और महायान दोनों यानों का अनुकरण करते हैं। कोई 100 देव मंदिर भी है। राजधानी के भीतर और बाहर 5 स्तूप है। ये स्तूप सम्राट अशोक ने बनाए हैं। इनके अतिरिक्त ईंट और पत्थर के और भी कितने सारे स्तूप एवं बौद्ध गुफाएं हैं। इन सब की गिनती करना कठिन है। नगर के दक्षिण में थोड़ी दूर पर एक संघाराम है, जिसमें अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की प्रतिमा है। देश की पूर्वी सीमा पर एक बड़ा पहाड़ है, जिसकी चोटियां ऊंची है और जिसमें दूर तक चट्टानें फैलती चली गई है। इस पहाड़ में एक अंधेरी घाटी के भीतर एक संघाराम है। इसके ऊंचे ऊंचे कमरे और बगली रास्ते चट्टानों में होकर गए हैं। इस तरह से xuanzang ने अजंता की गुफाओं का वर्णन किया है। इस तरह से xuanzang की मूल किताब सीयूके ने प्राचीन भारत के इतिहास के कई राज खोल दिए। इसीलिए भिक्खु xuanzang के इस योगदान को हमेशा यात्रियों के राजकुमार के स्वरूप में याद रखा जाएगा।